इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की समझ आ गई? पक्का? जी हाँ। मैं तो दिया ही नहीं था जो साथ बैठा लेक्चर तो सिर्फ 2 बच्चों ने दिया। अच्छा बच्चों, मुझे लगता है कि आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जो इक्वेशन है वो देख ली होगी। थोड़ी सी यूज़ करेंगे, मेथड भी वही यूज़ करेंगे। बस बर्नौली आया और बर्नौली ने यहाँ पे थोड़ी सी एडिशन की। जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड कर रही थी। किस पे? ये एमसीक्यूज बन सकता है आपके लिए। देखिए ये जो बर्नौली इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चंस या एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं बेटा बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन से बर्नौली इक्वेशन तक जाने से पहले हम एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर अपने अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा देखो यहाँ पे फिर एक पाइप होगा, यहाँ पे एक सरफेस एरिया, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, बाकी सारी बातें वो पुरानी हैं। यहाँ पे क्या था, इस सरफेस एरिया को थोड़ा सा, यहाँ पे एक अपर सरफेस एरिया एक लोअर सरफेस एरिया, और दोनों एक सर्टेन हाइट पे क्या है अवेलेबल है। यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट क्या कहेंगे हम, एच कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट को भी क्या कहेंगे, एच कहेंगे। बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी है इसमें, और ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी। आपका ये सारे का सारा क्लियर हो जाएगा अगर आप लोगों को नींद नहीं आएगी तो। और ये आ गया H2, क्लियर हो गया। यहाँ पे भी मैं एक पिस्टन एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे भी मैं क्या एडजस्ट कर देता हूँ, एक पिस्टन थोड़ा सा बाहर की तरफ एडजस्ट करता हूँ, क्लियर। यहाँ पे भी मैंने क्या एडजस्ट कर दिया, पिस्टन। यहाँ पे भी क्या एडजस्ट कर दिया, पिस्टन। यहाँ का जो पाइप है उसका एरिया A1, और जो यहाँ पे पाइप है उसका एरिया A2। पहले भी यही था A1। यहाँ पे जो इनके मॉलिक्यूल्स की स्पीड थी स्ट्रीमलाइन फ्लो है, और फ्लड क्या है, आइडियल है। आइडियल फ्लड की क्या निशानी है, नॉन कंप्रेसिबल होता है और नॉन विस्कस होता है, ठीक है। ये शॉर्ट है, जब आप करोगे आपको पता चलेगा, बोर्ड के आपके सामने आएगा और आप कहोगे शुक्र। और ये मेरे पास क्या आ गया, इसकी स्पीड V1 यहाँ से आएगी और इसकी स्पीड V2 यहाँ से आएगी, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे इसकी V1 की स्पीड थोड़ी सी यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रेशर लगाया जाए तो क्योंकि अपर एरिया पे लगा रहा हूँ, अपर एरिया को 1 से रिप्रेजेंट किया, तो प्रेशर भी किस पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, 1 से। जब इधर लगाऊंगा तो पिस्टन क्या मूव नहीं कर जाएगा, x डिस्टेंस मूव कर जाएगा। तो कितना मूव किया उसको मैं क्या कह देता हूँ, x1। ऐसे ही है, इसमें कोई कंसेप्ट तो नहीं है, नहीं ऐसे ही होगा ना। अगर मैं पिस्टन को प्रेस करूंगा तो क्या करेगा, कंप्रेसिबल, और वो आगे चला जाएगा। और आइडियल फ्लूइड मिलते नहीं हमें। मैं चेक करता हूँ, अगला काम करो, इसे छोड़ दो। यहां तक आ गई समझ। इसी तरह अगर मैं यहां से कंप्रेस करूं, यानी यहां पे प्रेशर लगे P2, तो ये कहां आके पे आ जाएगा, एक मखसूस डिस्टेंस कवर कर लेगा। उस डिस्टेंस को मैं क्या कह देता हूं, x2। यहां तक आई समझ।
ये बेटा आपका क्या है, बर्नौली इक्वेशन कहता है। बर्नौली इक्वेशन अब क्या कहता है, द सम ऑफ प्रेशर, इस पे नहीं कहा पहले, इधर सम ऑफ प्रेशर, क्या किया इसने, वर्क डन किया, मूव किया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स अप्लाई की तो थोड़ा सा पिस्टन ने मूव किया, वर्क डन आया। सम ऑफ प्रेशर एंड वर्क डन, और एक सर्टेन हाइट पे एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, ऑल अप्लाइड एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, या कह सकते हैं द अप्लाइड एनर्जी, द अपर एंड अप्लाई एनर्जी एंड लोअर एंड बिकम इक्वल। इसे बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। द सम ऑफ अप्लाइड एनर्जी, अप्लाइड एनर्जी में क्या है, वर्क डन आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है और प्रेशर आ रहा है। फिर वो इस तरह लिखता है द सम ऑफ, पहले हम सम ऑफ कर लें, सम ऑफ प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh, डेंसिटी gh, ये किस तरह ड्राइव हुआ वो देख लेंगे कि mgh डेंसिटी में किस तरह कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रिमेन, कल हमने पढ़ा था ना, क्या चीज पढ़ी थी हमने, मैस रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे जो फ्लड, जो अंदर पार्टिकल मौजूद हैं इन दो पिस्टन के दरमियान, उनकी डेंसिटी क्या है, रिमेन कांस्टेंट। सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही है एरिया की वजह से, बाकी आल जितनी भी चीजें वो सारी की सारी कांस्टेंट। द सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, या अपर एंड बिकम इक्वल टू लोअर एंड। जितना अपर एंड पे पोटेंशियल आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी, प्रेशर आएगा, उतना ही लोअर एंड पे प्रेशर आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी। और ये बेटा आपका बर्नौली इक्वेशन है, नहीं समझ आई तो पूछ रहे, उसके बाद सिर्फ डेरिवेशन करनी है हमने, उसको भी ड्राइव कर लेता हूँ। अपर एंड इज इक्वल टू लोअर एंड, अपर एंड पे क्या लग रहा है, P1 लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी GH1 लग रही है, डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट है, हाइट चेंज है, देखो हाइट H1 से रिप्रेजेंट हो गई है, डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट है, ग्रेविटी दोनों की रिमेन कांस्टेंट है, सिर्फ हाइट क्या है, हाइट तो नजर भी आ रही चेंज है, ये अपर एंड की हाइट ज्यादा है, लोअर एंड की हाइट कम है, ठीक हो गया। प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल स्ट्रीमलाइन है तो सेम स्पीड से क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, एक पाथ टू दूसरा पाथ, इज इक्वल टू, इसको V1 कह देते हैं, चलो क्लियर, अब भी V1 कह देते हैं, क्लियर है, क्योंकि एरिया डिपेंड करता है स्पीड पे, एरिया ज्यादा तो इसकी स्पीड कम, एरिया कम इसकी स्पीड ज्यादा। अगर यहाँ से मैं प्रेशर लगा रहा हूँ तो इस पे कम डिस्टेंस कवर होगा, अगर यहाँ से प्रेशर लगाऊंगा इस पे डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या है, कम, इसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा। आ रही समझ, आ जाओ इधर। तो इसी तरह लोअर एंड पे क्या प्रेशर लगाया गया, P2 डेंसिटी GH2 प्लस 1/2 डेंसिटी V2 का स्क्वायर। ये बेटा आपका बर्नौली इक्वेशन कहते थे, समझ आई, ठीक है, कि अपर एंड बिकम इक्वल टू लोअर एंड, ऑल अप्लाइड एनर्जी बिकम इक्वल टू रिमेन कांस्टेंट, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो किया इसने, ऑल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, यानी इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब ये डायग्राम में बनी रहने देता हूँ, डायग्राम की नहीं समझ आई तो पूछ लो, मैं डेरिवेशन करता हूँ इसकी स्टार्ट। ठीक है, डेरिवेशन करता हूँ इसकी स्टार्ट, ये आपको लिखनी पड़नी, डेरिवेशन में लिख के नहीं लाया, क्लियर है। अब यहाँ पे जब डेरिवेशन स्टार्ट होनी है, मैं सबसे पहले फोर्स अप्लाई करता हूँ अपर एरिया पे, तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे फोर्स अप्लाई ऑन अपर एरिया या अपर एंड, आपकी मर्जी, ठीक है। तो कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स आ रही ड्यू टू प्रेशर, तो मैं कह सकता हूँ फोर्स 1 अप्लाई हो रही है P1 और A1, क्योंकि प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट
एरिया, तो यहाँ पे प्रेशर की वजह से फोर्स आ रहा है पिस्टन पे, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू P1 और A1। इसी तरह फोर्स अप्लाई ऑन लोअर एरिया कितनी आ जाएगी, F2 इज इक्वल टू P2 और AT। इसके पिस्टन ने वर्क डन किया, इसके पिस्टन ने भी क्या किया, वर्क डन किया, तो वर्क डन अपर एंड और वर्क डन लोअर एंड। वर्क डन अपर एंड कितना किया, W1 इज इक्वल टू F डॉट D यानी डेल X1। क्लियर। अगर मैं इस पे F1 की वैल्यू पुट कर दूं तो W1 कितना हो जाएगा, P1 A1 और डेल X1। तो कल हमने एक चीज हमने देखी थी, क्या चीज देखी थी, जो डिस्टेंस था हमारे पास, इधर मैं मेंशन करता हूँ, जो डिस्टेंस था वो किसके इक्वल था, VT के, डिस्टेंस वन V1 और टाइम रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W1 इज इक्वल टू आ जाएगा P1 A1 V1 और T, ये W1 आ गया। सिमिलरली लोअर एंड पे भी वर्क डन पिस्टन सेम मूव करेगा, सेम प्रेशर की वजह से, तो कितना मूव करेगा, W2 इज इक्वल टू P2 A2 V2 और T। टोटल वर्क डन कितना आया, नेट वर्क डन कितना आया, नेट वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। कितना आया, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। अब जो वर्क डन हुआ है ना, प्रेशर कहाँ पे था, वो प्रेशर एक प्रेशर दूसरे के ऑपोजिट थे, तो किसी एक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट सी बात है, वेक्टर क्वांटिटी डायमेंशन है इसकी, तो यानी दोनों एक वेक्टर को तो नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि ये एक दूसरे के साथ जो मैग्नीट्यूड है वो इनका डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड मेन सेम है, सिर्फ साइन किसको शो करेगा, डायरेक्शन को। दोनों में से एक ही डायरेक्शन, आपकी मर्जी जिसको मर्जी रख लो, दूसरी को रख लेते हैं। आप कह सकते हो ड्यू टू द अगेंस्ट द वर्क डन W2 is against of the W1, so its negative sign will be written as। क्लियर। अब जब मैं इनका सम करूंगा तो क्या सम बनेगा, W इज इक्वल टू P1 A1 V1 T माइनस P2 A2 V2 और T, यहां तक लिख लो, बाकी रेस करूं मैं इसको, मैं फिर कह रहा हूं मैं डेरिवेशन लिख के नहीं लाया, ये डेरिवेशन आपको खुद लिखनी पड़नी है। ठीक है, अब जो मैं बात कह रहा हूँ ना, अब जो बातें मैं साथ साथ कह रहा हूँ ना, वो आप साथ साथ बेशक लिखते भी जाना है, इसकी डायरेक्ट इसी तरह डेरिवेशन नहीं करना शुरू कर देना, ठीक है। अब इधर मैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ले लेता हूँ, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कह रहा था, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू कह रहा था, यानी A1 की V1 की वैल्यू किसके इक्वल है, A2 V2 की वैल्यू के इक्वल है। अगर मैं पुट कर दूं इनके अंदर W इज इक्वल टू P1 A V और T माइनस P2 A V और T, क्योंकि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू AB कर लो, चलो क्लियर। अब यहाँ पे ये दोनों क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 और यहाँ पे क्या आ गया AV2। AVT किसके इक्वल था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर, वॉल्यूम के इक्वल था, शाबाश। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर AVT किसके इक्वल था,
वॉल्यूम के इक्वल था, तो यहाँ पे वही मैं लिखने लगा हूँ वॉल्यूम W इज इक्वल टू P1 माइनस P2, यहाँ पे आ गया वॉल्यूम। क्लियर? और वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? मास ओवर डेंसिटी, और डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैंने, क्योंकि आपको देखा होगा मास खत्म किया हुआ, तो उसको डेंसिटी के अंदर कन्वर्ट किया, वो कैसे किया वो देखना है। और मास भी पूरे बर्नौली के अंदर क्या था? रिमेन कांस्टेंट था। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। P1 माइनस P2, वॉल्यूम किसके इक्वल था? मास पर डेंसिटी। ये आ गया बेटा मेरे पास W1। क्लियर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो रही? काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही ड्यू टू वेलोसिटी, ड्यू टू मास नहीं। मास क्या रिमेन कांस्टेंट है। तो मैं कह सकता हूँ 1/2 m v1 v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m, आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आएगी? mgh2 माइनस h1। मास और ग्रेविटी रिमेन कांस्टेंट, हाइट चेंज होने की वजह से इनमें चेंजिंग है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किया हुआ है ना। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे लगा देता हूँ, टोटल एनर्जी मेरे पास क्या है? वर्क डन में आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी मेरे पास क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस, ये भी चेंज है और ये भी चेंज है। वर्क डन कितना है? P1 माइनस P2 मास पर डेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh2 माइनस mgh1 प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरे पास? 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m 1 का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे मास कॉमन आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे मास कॉमन आ रहा है, सबका कॉमन आ रहा है। और आप देखो 1/2 नहीं आ रहा, सिर्फ मास कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू मास पर डेंसिटी इज इक्वल टू, मास कॉमन लिया तो क्या बचा? GH2 माइनस GH1 प्लस 1/2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 V1 का स्क्वायर। क्लियर? मैथ मैथ से कट गया, और डेंसिटी डेंसिटी डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी? उधर जाके क्या हो जाएगी? तो करवा दूं मल्टीप्लाई। डस्टर नीचे गिर गया। मैथ मैथ से कट गया, और इसकी जगह क्या आ जाएगी? डेंसिटी। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू डेंसिटी GH2 माइनस GH1 प्लस 1/2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 V1 का। क्लियर? उसके बाद क्या आएगा? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू डेंसिटी GH2 माइनस डेंसिटी GH1 प्लस डेंसिटी 1/2 V2 का स्क्वायर माइनस डेंसिटी 1/2 V1 का स्क्वायर। अब 1 वाले एक सेपरेट पे कर देता हूँ, 2 वाले एक पे। तो क्या बनेगा? P1 प्लस डेंसिटी GH1 प्लस 1/2 डेंसिटी V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस डेंसिटी GH2 प्लस 1/2 डेंसिटी V2 का स्क्वायर। ये बेटा आपकी बर्नौली इक्वेशन प्रूव होगी यहाँ पे आके। दिस इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन कि ऑल अप्लाइड एनर्जी एंड प्रेशर विल बी इक्वल टू। किसी को ना समझ आई वो पूछ सकता है बेटा। ये रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो बस यही आंसर है।
अगर कटिंग नहीं हो रही मज़ीद भाई इक्वल प्रेस कर दो, बस इंटर इक्वल प्रेस कर। पाई नहीं लगाना बेटा, यही आंसर है, कह तो रहा हूँ। क्लियर। अब थोड़ा सा हम चलें, लिख लिया आप लोगों ने भी गर्ल्स? अब मैं इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी समझा दूँ। बर्नौली इक्वेशन की समझ आ गई क्या कह रहा था? इसकी जितनी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो लाइफ में कोई भी यूज़ नहीं करता हैं। सारे हो गए? बस मैं चेक कर रहा हूँ, 2 मिनट दे दो मुझे भी, इधर ही। बस एक सेकेंड बच्चों। Bernoulli principles state that the total mechanical energy of moving fluids comprising the gravitational potential energy of the elevation, the energy associated with the fluid's pressure and kinetic energy of the fluid's motion remain constant. The formula of Bernoulli principle is given as follow: P plus 1 over 2 density V2 का square plus density GH is equal to constant, where P is the pressure exerted by the fluids जो लगाया जाएगा, V is the velocity of the fluids, density is the density of the fluids and H is the height of the container. उसके बाद देखो consider a fluids, ये आपकी moving a pipe varying a cross section and height, pressure will be changed along the pipe. height की वजह से pressure क्या होगा? चेंज होगा, ये सबको पता है। लोअर आते हुए प्रेशर की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। मैंने आपको पहले कहा था कि अगर मैं नीचे से ऊपर लगाऊंगा तो ऊपर एरिया कम कवर होगा, नीचे से लगाऊँ ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा तो नीचे डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा। तो ये टाइम टी ले लिया, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, और ये बेटा बाकी जो आपकी डेरिवेशन थी। चलो जी, तो आपका चेक करो।